क्या वाकई बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में भी यूपी की तरह बुलडोजर और एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हो जाए? क्या बिहार सरकार जल्द से जल्द यूपी मॉडल में आना चाहती है? क्या न्याय की परिभाषा केवल एनकाउंटर कर देना रह गई है? बिहार हमेशा से एक पिछड़ता हुआ राज्य कहा गया है, लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, किसी ने जानने की कभी कोशिश नहीं की। बिहार में गुंडे रहते हैं, गैंगस्टर रहते हैं, गंवार लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, यही सब बातें हर जगह सुनने को मिलती हैं। और इतना ही नहीं, जब आप बताएं कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो आपको भी ताने सुनने को मिलते हैं। लेकिन इन तानों के पीछे कहानी क्या होती है, इन जिंदगी के पीछे क्या जिंदगी होती है, ये कभी किसी ने जानना नहीं चाहा। नमस्कार, मैं कृपा उपाध्याय, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। और आज चर्चा उस केस की जो 16 जून, 17 जून, 18 जून, 19 जून और आज 20 जून को लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती जा रही हैं और जिस व्यक्ति को लेकर ये चर्चा लगातार बढ़ रही थी, वो व्यक्ति अब इस देश में, इस दुनिया में नहीं रहा। बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया है। ये वारदात गोलियों की आवाज, पुलिस की घेराबंदी और फेसबुक लाइव के इर्द गिर्द घूमती रही और इसने पूरे बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ पुलिस का दावा है कि उसने आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की है, दूसरी तरफ परिवार है जो इसे योजनाबद्ध हत्या बता रहा है और बताना भी जायज है। आप खुद सोचिए, एक तरफ आप उसे कुछ दिन पहले ही पागल घोषित कर देते हैं, दूसरी तरफ देशद्रोही आतंकवादी कह देते हैं और जब उसका एनकाउंटर करने के लिए जाते हैं, बंदा आपको सरेंडर भी कर देता है और उसके बाद भी आप उसका एनकाउंटर कर देते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। ये वारदात है भोजपुर जिले के शाहपुरा थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत भूषण तिवारी की। भरत भूषण तिवारी कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन 17 जून की सुबह पुलिस कार्रवाई के बाद उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये वास्तविक मुठभेड़ थी या फिर कुछ और, या फिर सोची समझी साजिश? दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब भारत के भरत भूषण तिवारी ने सोशल मीडिया पर सरकारी कामकाज और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की और कथित तौर पर एक अधिकारी के एनकाउंटर की धमकी भी दी। इसके बाद उनका पोस्ट वायरल हो गया और पुलिस उनके घर पहुंची। 16 जून को भोजपुर पुलिस ने आधिकारिक बयान भी जारी किया था। भरत भूषण को उन्होंने मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था, मेंटल डिस्ट्रेस पुलिस को बताया था और उन्हें इलाज के लिए मानसिक आरोग्यशाला भेजने की बात भी कही थी। पुलिस का कहना था कि उनके पास मौजूद हथियार को सुरक्षित तरीके से कब्जे में लेने और किसी अप्रिय घटना को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगले 24 घंटे में तस्वीर इस पूरी वारदात से अलग हो गई, बदल गई। पुलिस के मुताबिक 17 जून की सुबह भरत भूषण हथियार लेकर खुद खुले इलाके में घूम रहे थे और आत्मसमर्पण करने की लगातार चेतावनी के बावजूद नहीं मान रहे थे। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पुलिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी रिलीज किया गया जिसमें लिखा है कि भरत पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग करते रहे और आम लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में इसी बात पर गोली चलानी पड़ी। यहीं से कहानी का दूसरा पक्ष भी शुरू होता है। घटना के दौरान भरत भूषण लगातार फेसबुक लाइव कर रहे थे। उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उनके आखिरी लाइव वीडियो की है, जिस वीडियो में भरत पुलिस से घिरे दिखाई देते हैं। वीडियो के अंतिम हिस्से में वे अपनी पिस्टल पुलिस की दिशा में फेंकते नजर आ रहे हैं। इसके तुरंत बाद लाइव प्रसारण बंद हो जाता है और यही वह क्षण है जिसने पूरे मामले को विवाद के केंद्र में ला खड़ा किया। परिजनों का दावा है, जब भरत ने हथियार छोड़ दिया था तो फिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई? उनकी मां आशा देवी कहती हैं, उनका बेटा इलाके के लोगों की समस्याएं उठा रहा था। उनका आरोप है कि आत्मसमर्पण यानी सरेंडर के बाद भी उसे गोली मार दी गई। वहीं पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है और गंभीर भी है। उनका कहना है कि घटना वाले दिन सुबह से उन्हें थाने में बिठा कर रखा था और गाँव में उनके बेटे को मार दिया। उनका सवाल है कि जब मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद था तो क्या यह संभव नहीं हो सका कि आप एक व्यक्ति को पकड़ ले? क्या यह संभव नहीं था कि आप भरत को गिरफ्तार कर ले? सीधे उसे गोली मारने की जरूरत पड़ गई जबकि पुलिस जाब्ता भारी बल में मौजूद था। लेकिन पुलिस का पक्ष बिल्कुल इससे अलग है। पुलिस के अनुसार सरेंडर के लिए कई मौके दिए गए लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा और जवाबी कार्रवाई पर बात बनाई। घटना के बाद भरत भूषण को आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर के निचले हिस्से में
कई गोलियां लगी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पीछे अपने माँ बाप, रोते हुए बिलखती हुई बहन को छोड़ गए। मौत के बाद मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। बिलौटी गांव में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों और परिजनों ने आरा बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च निकाला गया और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हुई। इसी बीच पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पहली एफआईआर भरत भूषण पर अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर कथित मुठभेड़ और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी है, जिसमें आत्मरक्षा में गोली चलाने का दावा किया गया है। जबकि तीसरी एफआईआर सड़क जाम, हंगामा और पुलिस के साथ धक्का मुक्की के आरोपों में दर्ज की गई है। इसमें बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत कई लोगों को नामजद किया गया है और दर्जनों अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर है कि जिस व्यक्ति को एक दिन पहले पुलिस मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, अगले ही दिन उसी व्यक्ति के खिलाफ एनकाउंटर जैसी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्ति के खिलाफ आपको एनकाउंटर के लिए उतरना पड़ा? क्या पुलिस के पास उसे कोई काबू करने के लिए अन्य विकल्प नहीं थे? क्या वायरल वीडियो की पूरी कहानी दिखाता है या उसका सिर्फ एक हिस्सा सामने आया है? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में है। सवालों के जवाब आना बाकी है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, वीडियो विश्लेषण और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान तय करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, भरत भूषण तिवारी की मौत अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है। एक कानून, पुलिस प्रक्रिया, मानसिक स्वास्थ्य, सोशल मीडिया और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुकी है। आपकी राय क्या कुछ है कि क्या वाकई भरत भूषण को लगातार ये संदेश मिल रहा था, ये संदेह उसको भी था कि उसका एक दिन एनकाउंटर होगा? क्या पुलिस पहले से ये सोचकर बैठी थी कि एनकाउंटर करना है, और अगर एनकाउंटर करने की सोच रही थी तो मानसिक तरीके से उसे अस्वस्थ क्यों बताया गया? और एक दिन पहले ही आप उसे पागल घोषित करते हैं, दूसरे दिन आप उसका एनकाउंटर करने पूछते हैं, आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि 2 तरीके का 2 दोहरे की चीज पुलिस आखिरकार क्यों खेल रही है? क्या इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और मामले में लगातार अपडेट आ रहे हैं। क्या अगला नया ट्विस्ट आता है जानने के लिए बने मेरे साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।